हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर हम एक हिस्ट्री की महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे। और घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोचकर हंसेंगे भी और ये सोचेंगे कि आप धन्य हो गए, इतनी अच्छी खबर मिली आपको इतिहास की। ठीक है दोस्तों, और ये प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई रोचक घटना है। तो दोस्तों, आप जानने के लिए इसे अंत तक सुनिएगा। और ये जो सूचना है, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो दोस्तों इसे सुनिएगा। और ये है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, उसकी जो उस समय के जो स्रोत थे, एक तो अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो मेगास्थनीज की इंडिका थी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जो मिलती है हमें जानकारी कि जो उसकी दिनचर्या थी। ठीक है दोस्तों, किसकी दिनचर्या? चंद्रगुप्त मौर्य की दिनचर्या। ठीक है दोस्तों, या मौर्य सम्राट जितने भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य की दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करेंगे हम। और चलिए देखते हैं मौर्य सम्राट की दिनचर्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है मौर्य सम्राट दिनचर्या। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत में सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चक्रवर्ती क्षेत्र की स्पष्ट चर्चा सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। और कौटिल्य के कई नाम हैं, विष्णुगुप्त नाम हो गया, कौटिल्य नाम हो गया और चाणक्य नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मतलब इतनी कठोर दिनचर्या थी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब इतनी कठोर उससे दिन गुजारते थे, बहुत ही उससे मतलब नियम कानून का पूरा ही पालन करते हैं। तो देखिए आगे, मेगास्थनीज के अनुसार वह दिन में नहीं सोता था। तो दोस्तों देखिए, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में क्या लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दिन में सोते ही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब आजकल तो लोग सब दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, लेकिन वे तब प्राचीन काल में देखिए, तब भी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सोते थे। तो क्या करते थे, आइए जानिए क्या करते थे। अपितु निर्णय देने, ठीक है, या अन्य सार्वजनिक कार्यों हेतु पूरे दिन राज्यसभा में बैठे रहता था। अब देख लो कितना महान व्यक्ति, कितना महान सम्राट, मतलब कि सोता नहीं है। और क्यों नहीं सोता है? क्योंकि जो सार्वजनिक कार्य है, ठीक है, सार्वजनिक कार्यों के लिए कहाँ बैठा है? राज्यसभा में बैठा है। और निर्णय देने के लिए, ठीक है, निर्णय देने के लिए आज तो मतलब ऐसे हो गए हैं कि अपने काम से ही मतलब रखते हैं, चाहे किसी का कार्य हो या ना हो, सार्वजनिक कार्य कैसा भी हो या ना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक राजा खुद बैठा है, मतलब अकेला बैठा है, सो भी नहीं रहा है, राज्यसभा में बैठा है। क्यों? क्योंकि लोगों को कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, किसी की क्या अब तक कैसी समस्या है उसको सुलझाने के लिए, निर्णय देने के लिए, और जो सार्वजनिक हित के कार्य हैं उन्हें निपटाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, जब उसका शरीर आबनूस के मुकद्दरों से दब जाता था। ठीक है, मतलब कि उसका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता था, बिल्कुल गति, जब काम ही नहीं करता था, ठीक है, दब जाता था, तब भी वह प्रजा की शिकायतों को सुनता था। देख लो, तब भी जब उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अभी लेट जाए, सो जाए, तब भी वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और किसके लिए? जो प्रजा है, ठीक है, प्रजा के लिए। अब राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की शिकायत सुने, तो इसीलिए वह अकेला कहाँ बैठा रहता था? राज्यसभा में। और जो लोग आते थे उनकी शिकायत सुनने के लिए और निर्णय देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कितना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति और सम्राट है। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है।
मतलब यदि सम्राट जनता के सामने आ रहा है, उस अवसर पर क्या हो रहा है, शोभा यात्रा के रूप में। ठीक है बच्चों, शोभा यात्रा के रूप में क्या मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा जनता के सामने आ रहा है। ठीक है, और उन्हें एक सोने की पालकी पे ले जाया जा रहा है बैठा के। ठीक है, सोने की पालकी पे बैठा कर ले जाया जा रहा है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। ठीक है, और जो उनके अंगरक्षक है, उसकी सुरक्षा के कर्मी हैं, वे कहाँ हाथियों पे हैं। ठीक है, और हाथी पे कैसे, सोना चांदी से वे सुसज्जित है। ठीक है, अलंकृत है। कुछ अंगरक्षकों पेड़ों को लेकर चलते हैं, और कुछ अंगरक्षक क्या लेकर चलते हैं, पेड़ों को लेकर चल रहे हैं। इन पेड़ों पर क्या है, प्रशिक्षित। कौन है प्रशिक्षित? तो दोस्तों पेड़ों पर तोतों का एक झुंड रहता है। ठीक है, और तोते कैसे हैं, प्रशिक्षित है। ठीक है, मतलब राजा पालकी में चल रहा है और जनता उसे देख रही है। ठीक है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शोभा यात्रा के रूप में चल निकल रहे हैं, और हाथियों पे उसके अंगरक्षक है, और एक टोली मतलब एक झुंड किनका, तोतों का है, जो प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग लेकर चल रहा है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर या चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक है, कैसे, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे। ठीक है, मतलब उनकी कोई हत्या न कर दे, उन्हें इस बात का डर रहता था, इसीलिए इतनी सुरक्षा रहती थी। ठीक है, हत्या की कोशिश भी कर सकता है कोई भी, क्योंकि राजा है भाई, राजा को कोई भी मारने की कोशिश कर सकता है। और फिर इतिहास भी यही कहता है कि उसने उसकी हत्या कर दी, फिर उसने गद्दी पे आसन कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, और फिर शासन चलाया। ठीक है, उसके खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। मतलब जो भी राजा खाना खाता था, उससे पहले क्या होता था, खाना चखते थे। कौन? नौकर खाना चखते थे। क्यों? कभी इसमें कोई जहर तो नहीं मिला दिया, कोई दवाई ऐसी नहीं मिला दी, कुछ और तो नहीं मिला दिया, इसीलिए चेक कौन करते थे, नौकर। ठीक है, तो उसके खाना खाने से पहले खास नौकर, जो स्पेशल नौकर थे, उस खाने को चखते थे। अब राजा देखिए लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, मतलब एक कमरे में लगातार 2 रात नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि भाई क्या अब तक क्या प्लानिंग हो अगले की। तो इसलिए हर रोज़ क्या करते थे, अलग अलग, हर रात अलग अलग कमरे में सोते थे। ठीक है, अब लगातार 2 रातें नहीं सोते थे राजा। ठीक है, मतलब आज इस कमरे में रात गुजारनी है तो अगले में दूसरे में गुजारनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कौटिल्य ने राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने का प्रावधान दिया है। मतलब कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र है उसमें राजा की सुरक्षा संबंधी क्या दिए हैं, प्रावधान दिए हैं कि कैसे राजा की सुरक्षा रखनी है। ठीक है, उसने राजप्रसाद में एकाधिक गुप्त निकासी आपातकालीन द्वार, मतलब उसने राजा के जो बैठने की जगह है और उससे अलग भी जो प्रसाद है, ठीक है, उसमें एक से अधिक गुप्त निकलने के क्या है, आपातकालीन रास्ते, दरवाजे, गेट, द्वार। ठीक है, मतलब कहीं को भी निकल सकते हैं। तथा महल में वस्तुओं के आवागमन पर गहन निरीक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। मतलब कि कोई भी महल में वस्तुएं आएंगी या जाएंगी, उनका गहन निरीक्षण होगा। ठीक है, और इस संबंध में क्या है, विस्तार पूर्वक क्या दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, कि कैसे उनकी निरीक्षण होगा, जांच होगी, कोई भी वस्तु महल से बाहर जा रही है या महल में प्रवेश कर रही है। ठीक है, सुरक्षा के लिए स्त्री धनुर्धारियों की अंगरक्षक के रूप में नियुक्ति। अब देखिए, सुरक्षा के लिए स्त्री भी धनुर्धारियों की अंगरक्षक के रूप में भी नियुक्ति हो रही है। तथा अत्यंत विश्वास पात्र लोगों को राजा के इर्द गिर्द उपस्थित का निर्देश दिया गया है। अब एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि महिलाओं की अच्छी स्थिति थी इस काल में। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अंगरक्षक कौन बन रही हैं, स्त्री धनुर भी चला रही है, धनुर्धारी धनुष भी चला रही हैं। ठीक है, और अंगरक्षक भी बन रही हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी हो रही, नियुक्ति भी बन रही है। और जो राजा के विश्वास पात्र लोग हैं वे राजा के आसपास ही रह रही है। ठीक है, मेगस्थनीज ने भी, अब देखिए मेगस्थनीज ने भी इसका प्रमाण दिया है। मेगस्थनीज ने भी स्त्री अंगरक्षिकाएँ होने का विवरण दिया है। मतलब कौटिल्य ने तो दिया ही है कि महिला अंगरक्षक थी, मेगस्थनीज ने भी दिया है। अब मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है, इंडिका। तो इंडिका में भी क्या मिलता है, स्त्री अंगरक्षिकाएँ होने का विवरण। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए, अर्थशास्त्र के पहले मतलब प्रथम अधिकरण में राजा की दिनचर्या को दिन तथा रात के अनुसार 8-8 भागों में बांटने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो राजा की दिनचर्या को दिन तथा रात के अनुसार 8-8 भागों में बांटने का निर्देश दिया है। तो 8 तिया 24, ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं दिन रात में, तो 8-8 घंटों में बांटा गया है। तब तक कहा गया है कि उसे प्रजा को सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए। मतलब राजा कैसा होना चाहिए, जो प्रजा की कोई भी समस्या उसको सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उसे उपस्थित रहना चाहिए, सुलभ रहना चाहिए। प्रजा से अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि जो प्रजा है उसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं, वेट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है, मतलब जिस राजा को देखने को भी प्रजा तरसे, मतलब बहुत ही मुश्किल हो उसे देखना, उसके अधिकारी प्रजा के कार्यों को अव्यवस्थित कर देते हैं। उसके अधिकारी क्या कर देते हैं, प्रजा के कार्यों को अव्यवस्थित, बेढंगा कर देते हैं, कुछ अतपता नहीं रहता है, कुछ भी, सारी व्यवस्था बेकार हो जाती है, जिससे वह प्रजा का गोपभाजन बनता है। ठीक है, गोपभाजन बनता है। चलिए दोस्त, आगे इसमें देख लेते हैं मंत्रीगण। ठीक है, मंत्री और मंत्री परिषद। कौटिल्य ने मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताते हुए कहा है कि राज्य रूपी रथ एक पहिए द्वारा नहीं चल सकता। राज्य का क्या कहा है, एक पहिए से नहीं चल सकता है। उसके सप्तांग सिद्धांत की दूसरी प्रकृति अमात्य वर्ग है। यह वस्तुतः राज्य के सभी उच्चस्थ पदाधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाले एक सामान्य शब्द है। यूनानी लेखक इन्हें सभासद तथा निर्धारक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, अमात्य वर्ग को। आगे देखिए इसमें उपदा परीक्षण। राजा द्वारा अमात्य वर्ग में से मंत्री का चुनाव उनके चरित्र की भारी भांति जांच के बाद किया जाता है। इस प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है। काम, अर्थ, भय, धर्म द्वारा सम्राट के कलाकारों को एक छोटी तथा एक बड़ी समिति का अस्तित्व था। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इतिहास के पन्नों से महत्वपूर्ण जानकारी, और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी मिले हैं। ठीक है, पुस्तक संबंधी भी और वैसे भी। और आपने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना कर्तव्यनिष्ठ शासक था। ठीक है दोस्तों, प्रजा के हित में कितने अच्छे उसके दायित्व अपने निभाता था वो। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगली कड़ी में मिलेंगे इस तरह ही। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। फिर आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।